Hello student. This is the VSK and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve problems on a topic, spring pendulum. We will try to cover those questions which are already asked in medical and engineering entrance examination. Let us start one by one. First question. A mass M is suspended by means of two coiled springs which have the same length in unstaged condition as shown in figure. Okay, यहाँ पे दो springs दिए हैं. This is the first one, this is the second one. Both are suspended to the rigid support. Okay. Their force constants are K1 and K2 respectively. पहले का force constant है K1, second spring का force constant है K2. When set into vertical vibrations, the period will be. Okay, जब इस मास को इस मीन पोजीशन से हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो दिस गेट स्टार्ट ऑसिलेटिंग. तो अगर ये ऑसिलेट हो रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन की वैल्यू कितना होना चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे जो भी जनरल फार्मूला है ओके स्प्रिंग पेंडुलम का, द जनरल फार्मूला ऑफ अ टाइम पीरियड इट इज इक्वल्स टू पाई अंडर रूट ऑफ इट्स अ m upon k dash. Now what is a k dash? K dash is nothing but the effective spring constant of this combination. यहाँ पे एक ही स्प्रिंग नहीं है. ओके यहाँ पे दो स्प्रिंग हम यूज कर रहे हैं. अगर दो स्प्रिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है वो हमें पहले देखना पड़ेगा. क्या दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है या सीरीज में कनेक्टेड है. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बोथ द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इफेक्टिव जो भी फोर्स कांस्टेंट आएगा इस कॉम्बिनेशन का, दैट इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड एज एन के डैश. इट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2. क्योंकि दोनों के दोनों स्प्रिंग्स ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो भी है इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2. So substitute the value of K1 in this equation. So we will get final time period. So T it is equals to 2 pi under root of m upon it's a K1 plus K2. Okay, so this is nothing but the answer. So under root में m upon K1 plus K2, this is nothing but the time period. The option D is correct one. Second question. Two bodies capital M and N of equal masses are suspended from two separate massless springs of force constant K1 and K2. Okay, respectively, if the two bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal. ओके यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटीज जो भी मेन पोजीशन पे होता है वो दोनों का इक्वल है. द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ m टू दैट ऑफ द n इज. ओके यहाँ पे दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया K1 एंड K2. K1 ये बॉडी M1 अटैच है स्प्रिंग को, और K2 जिस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है उसको n बॉडी अटैच है. ओके और दोनों का मास कैसा है, इक्वल है. ओके अब उनका कहना है कि इफ द टू बॉडीज ऑसिलेट वर्टिकली सच दैट देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल. ओके मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल, दोनों का मैक्सिमम वेलोसिटीज इक्वल है. द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ m टू दैट ऑफ द n इज. ओके तो यहाँ पे वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटीज और एम्पलीट्यूड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड हमें फॉर्मूला अच्छी तरह से पता है. दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट द फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी v1 कंसिडर कर रहा हूं. इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड a1 फर्स्ट बॉडी का एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा 1
Okay, so this is about the first bodies, the body m. Okay, n body के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं v2, that is the maximum velocity of the v2 body, it is equals to amplitude of the v2 n body into omega 2. ओके, तो फर्स्ट बॉडी जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं m, उसका ओमेगा 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा 1 इज नथिंग बट द, हियर ओमेगा 1 इट इज इक्वल्स टू a1 इंटू अंडर रूट ऑफ k1 अपॉन m. ओके, और v2 इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू a2 इंटू अंडर रूट ऑफ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल्स टू k2 फोर्स कांस्टेंट अपॉन मास. ओके, सो यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी जो भी है इट इज कांस्टेंट, यानी v1 और v2 की वैल्यू सेम दिया है, v1 और v2 की वैल्यू सेम दिया था, तो इसलिए हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि दिस वन इट इज इक्वल्स टू दिस वन. सो देयरफॉर हियर वी कैन राइट a1 अंडर रूट ऑफ k1 upon m it is equals to a2 under root of k2 upon m. So here mm get cancel. Okay, square root के अंदर है वो cancel हो जाएगा. So what is the remaining? So it is equals to a1 upon a2. The ratio of the amplitudes it is equals to under root of k2 upon k1. Okay, so this is nothing but the required ratio. The ratio of the amplitude of m to that of the n is. So ये m body का amplitude और ये n body का amplitude it is equals to under root of k2 upon k1. So option जो भी आ रहा है यहाँ पे correct option it is equals to D option is the correct one. Next question. A spring has a certain mass suspended from it and its period for vertical oscillation is capital T. Okay, the spring is now cut into equal halves and the same mass is suspended from one of the halves. The period of vertical oscillation is now. Okay, so यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया गया, उस स्प्रिंग को एक सर्टन मास अटैच किया और उस वक्त उसको ऑसिलेट करके उसका टाइम पीरियड मेजर किया गया. ओके, तो उस वक्त जो भी टाइम पीरियड आया उस टाइम पीरियड का इक्वेशन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, सो टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेशन इट इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ इट्स m अपॉन k, वेयर k इज अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ दैट स्प्रिंग, m is nothing but the mass of that block which is attached and t is nothing but the time period. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी स्प्रिंग दिया गया लेट अस इमेजिन दैट दिस इज दैट स्प्रिंग, इस स्प्रिंग को हम इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं, रेड्यूस टू हाफ. ओके, तो इसको इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ से उसको कट कर दिया हमने. ओके, सो जो भी ऊपर का पोर्शन है बचा हुआ स्प्रिंग है उसका अब स्प्रिंग कांस्टेंट हम k1 कंसिडर करेंगे या k डैश और नीचे का k डैश. अब ये जो भी फोर्स कांस्टेंट है ओके आधे पोर्शन का वो कितना होगा, सो इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स कांस्टेंट ऑफ दिस वन, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेंथ. जितना लेंथ ज्यादा होगा उतना फोर्स कांस्टेंट कम होगा. अगर लेंथ को आप हाफ कर रहे हो, अगर लेंथ को आप लोग हाफ कर रहे हो उस वक्त उसका फोर्स कांस्टेंट डबल हो जाएगा. इसलिए जो भी पोर्शन आधा स्प्रिंग यहाँ पे हम इमेजिन करने वाले हैं उस आधे स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट जो भी होगा या स्प्रिंग कांस्टेंट जो भी होगा इट इज बिकम अ डबल. ओके, वो डबल हो रहा है. पहले अगर k है पूरे इसका तो इसका हाफ स्प्रिंग कंसिडर करते हो तो हाफ स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट आना चाहिए, इट इज इक्वल्स टू 2k. ओके, सो देयरफॉर नया जो भी टाइम पीरियड आएगा दैट न्यू टाइम पीरियड दैट इज द t डैश इट इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k dash. Okay, so k dash is nothing but the twice k, so therefore this is equals to 2 pi under root of m upon twice
k. ओके, सो इट इज इक्वल्स टू 1/√2, इस 2 को हमने बाहर निकाल लिया, इंटू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k, लेकिन ये जो भी है दिस इज नथिंग बट द कैपिटल T. ओके, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल T/√2. So this is nothing but the new time period of that oscillation when the spring cut to the half. Okay, so यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा? द ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. इट इज अ कैपिटल T/√2. Next question. In arrangement given in figure, if the block of mass m is displaced, the frequency is given by. Okay, so यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन जो भी दिया है वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं. The block is given whose mass is m, small m. This is the first spring whose spring constant is a k1. This one is the second spring whose spring constant is a k2. Okay, तो यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट दिया है, इस अरेंजमेंट में अगर हम इस मास को थोड़ा भी यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं, ओके, सो दिस ब्लॉक गेट स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस वन. ये ऑसिलेट होना स्टार्ट होगा. ओके, ये जब ऑसिलेट होगा तो उस वक्त अगर ये ब्लॉक इस साइड आता है तो K1 जो भी फर्स्ट स्प्रिंग है इट बिकम इन अ स्टेट ऑफ कॉम्प्रेशन. सेकंड स्प्रिंग एट द सेम टाइम इट इज इन अ स्टेट ऑफ एक्सटेंशन. ओके, तो इसका ये ऑसिलेशन होते रहेगा. अब यहाँ पे जो भी स्प्रिंग्स है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू स्प्रिंग्स विच इज अटैच्ड टू द सिंगल ब्लॉक. ओके, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि सीरीज में है? तो इसका आंसर है दीज आर कनेक्टेड विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितना होना चाहिए? इट इज इक्वल टू K1 प्लस K2. ओके, दिस इज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट. तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो भी आएगा इट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ इट्स अ m/K1 प्लस K2. ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन जो भी फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू 1/T, इट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ इट्स अ K1 प्लस K2/m. Okay, so n, that is the frequency, it is equals to 1/2 pi under root of K1 plus K2/m. यहाँ पे जो भी ऑप्शन आ रहा है करेक्ट ऑप्शन, दैट ऑप्शन इज इक्वल्स टू बी. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको लगता है कि दीज आर कनेक्टेड इन अ सीरीज. सीरीज में कब कनेक्टेड होता? अगर K1 को डायरेक्ट K2 कनेक्टेड होता और उसके बाद अगर उसको ब्लॉक कनेक्टेड होता, सो दैट इज नथिंग बट द सीरीज कॉम्बिनेशन. बट हियर दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो भी है इट इज इक्वल टू बी ऑप्शन. इट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2/m. Next question. Two identical springs of constant K are connected in series and parallel as shown in figure. Okay, a mass m is suspended from them. The ratio of their frequencies of vertical oscillations will be. Okay, so यहाँ पे दो identical springs दिए हैं जिनका constant है K. Okay, spring constant है K. They are connected in series as well as parallel combination as shown in figure. यहाँ पे दो springs they are connected in a parallel combination. These two springs in this case they are connected in a series combination. Okay, अब यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को हमने मास को अटैच कर दिया जिसकी वैल्यू है m और उसको थोड़ा असाइड करके छोड़ दिया तो इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग. ओके, अब ये ऑसिलेट हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगा? और ऐसे ही सेम जब हम यहाँ पे कंसिडर करें दो स्प्रिंग्स विच आर कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर मास को अटैच करने के बाद जब ये मास ऑसिलेट होगा तो उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का हमें रेशियो निकालना है.
ओके, तो यहाँ पे लेट अस इमेजिन दैट ये जो भी स्प्रिंग कॉम्बिनेशन है इसका इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट जो भी है दैट इज इक्वल्स टू के पी, दैट इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट ड्यू टू द सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, सो जनरल फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 upon 2 pi under root of it's a k upon m. Okay, so on the basis of this one, अगर दोनों में mass constant है तो we can write here n is proportional to under root of k. So on the basis of this one we can write here n s upon n p, that is the frequency of series combination to the frequency of parallel combination, it is equals to under root of यहाँ पे k s upon k p. Okay, so substitute the value of k s and k p in this equation. तो k s की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो k s here it is equals to 1 upon k, it is equals to 1 upon k s, sorry 1 upon k s is equals to 1 upon k प्लस 1 अपॉन के. यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो के एस इट इज इक्वल्स टू के बाय 2 आएगा, और यहां पे जब दो स्प्रिंग्स ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कितना होगा? सो दैट इज इक्वल्स टू के पी इज इक्वल्स टू के प्लस के. ओके, सो के पी हियर इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस के. ओके, और यहाँ पे के एस इज इक्वल टू के बाय 2 आ गया. अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा. सो यहाँ पे इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के एस इट इज अ के बाय 2 अपॉन यहाँ पे के पी इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस के. ओके, सो के गेट कैंसल. What is the remaining? It is equals to 1 by 4. So therefore it is equals to under root of 1 upon 4, it is equals to 1 upon 2. So ns upon np, the frequency of the series combination to the frequency of the parallel combination, it is equals to 1 by 2. Option C is correct one. It is equals to 1 by 2. Next question. A spring is stretched by 0.2 meter when a mass of 0.5 kg is suspended. Okay. When a mass of 0.25 kg is suspended, then its time period of oscillation will be. Okay. So यहाँ पे हमें जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे इसके बेसिस पे हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं. एक स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है ड्यू टू दिस मास. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन इजीली फाइंड आउट द फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट. सो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? द फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके, सो फोर्स की वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल्स टू m इंटू जी अपॉन एक्स. सो यहाँ पे m मास दिया है, इट इज इक्वल्स टू 0.5. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें 10 लेने को बोला यहाँ पे. ओके, अपॉन एक्सटेंशन इट इज इक्वल टू 0.2. सभी SI सिस्टम में है. सो दिस इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 0.2. दिस इज इक्वल्स टू अगेन यहाँ पे 5 आएगा. 5 अपॉन 0.2 दिस इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन पर meter. So this is nothing but the force constant of a given spring. उस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट हमें मिल चुका है. अब उसी स्प्रिंग को हम कितना मास अटैच कर रहे हैं? इट इज इक्वल टू 0.25 kg. अब हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे. टाइम पीरियड इट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ इट्स अ m upon k. Okay, what is the value of m? So m it is equals to 0.25, so it's a 2
pi under root of 0.25 upon k is nothing but the force constant, which is equals to 25. Okay, so this is equals to 2 multiplied by 3.14 अंडर रूट ऑफ ये 1 अपॉन 100 आएगा. ओके, सो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इट इज इक्वल्स टू इट्स 6.28. ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 1 अपॉन 10 यानी 10. दिस इज इक्वल्स टू 0.628. ये टाइम पीरियड है, इट इज इन अ सेकंड. ओके, सो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गया, इट्स 0.628 सेकंड. द ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. Next one, a spring having a spring constant K is loaded with a mass M. Okay, the spring is cut into two equal parts and one of these is loaded again with the same mass. The new spring constant is. Okay, पहले जो भी spring था उसको equally cut किया गया, उसके दो टुकड़े किए गए. Okay, let us imagine that this situation, this is the spring whose initial force constant या spring constant is the capital K. इसको आधा डिवाइड कर दिया. जैसे ही आधा डिवाइड कर देंगे तो इस टुकड़े का जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इट बिकम अ 2 टाइम्स ऑफ K. ओके, 2 टाइम्स ऑफ K, और बचा हुआ जो भी आधा पोर्शन है उसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट 2K होगा. ये कैसे? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेंथ. जितना ज़्यादा लेंथ उतना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा ऑफ अ गिवन स्प्रिंग का. ओके, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा लेंथ उतना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा. अगर लेंथ को जितना कम करोगे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ते जाएगा. अगर लेंथ को आपने आधा कर लिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल होगा. ओके, तो इसके हिसाब से यहाँ पे अगर स्प्रिंग को हम कट कर देते हैं इनटू 2 इक्वल पार्ट तो हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो भी है ये डबल होगा. तो इट बिकम अ ट्वाइस ऑफ K.